नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा हमारा ज़्यादा फोकस्ड एरिया सिंगापुर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि हमारा फोकस है दुबई है, मलेशिया है और सिंगापुर और यूरोप में कुछ देश हैं। अब हम लोग फोकस करके ही प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। दुबई के ऊपर हमारा पूरा फोकस है, मलेशिया के ऊपर पूरा फोकस है, सिंगापुर के ऊपर फोकस है। अब सिंगापुर के बारे में जब हम किसी से बात करते हैं तो जिनको ज़्यादा पता नहीं होता उनको ऐसा लगता है कि सिंगापुर यूरोप में है, राइट। बहुत से लोग बोलते हैं सिंगापुर यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों, सिंगापुर एक एशियन कंट्री है और इसके बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। वैसे डिटेल जानकारी तो आप गूगल करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। संक्षिप्त जानकारी इसलिए, शॉर्ट में जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर शब्द सिंगापुर से देखते हैं, ये हमारे भारतीय शब्दों से मैच करता है। कानपुर, रायपुर, नागपुर, जैसे हम देखते हैं कुआलालंपुर। कुआलालंपुर वर्ड है, जो शब्द है वो भी हमारे देश के जो शहर हैं उनसे मैच करता है। वैसे ही सिंगापुर सिंगापुर को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, सिंगपुर, राइट, मतलब शेरों की नगरी। और ये अपने देश में भारतीय सभ्यता के हिसाब से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों से प्रभावित है। और इनके धर्म ग्रंथों में सिंगापुर के जो वर्ड है सिम्हापुर मीन्स सिंह मीन्स शेर के हिसाब से। शेर का मतलब शक्ति होता है, पावर होता है। तो सिंगापुर का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो सिंगापुर का मतलब निकला शेरों की नगरी। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। 12वीं से 13वीं सदी के बीच में एक राजा ने सपना देखा था कि उसको बीच पे एक शेर बहुत बड़ा बना दिखा सपने में। और उसको हकीकत करने पर उसने बहुत सारी चीज़ें की जिसकी वजह से आज का वर्तमान रूप है सिंगापुर का। सिंगापुर में करेंसी सिंपल है, इसमें सिंगापुर डॉलर करेंसी चलती है। और सिंगापुर एशियन कंट्री है जो काफ़ी मायने में डेवलप कंट्रीज को टक्कर देती है। दोस्तों, सिंगापुर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मैं। सिंगापुर की जीडीपी है, सिंगापुर की जीडीपी दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे हाईएस्ट जीडीपी है। जो कि यहाँ पर जो पर कैपिटा जीडीपी होती है, पर कैपिटा जीडीपी है, वो दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे हाईएस्ट जीडीपी है। यहाँ पर नो मिनिमम वेजेस पॉलिसी, यहाँ पर मिनिमम वेज कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉय डिसाइड कर सकता है किसको क्या सैलरी देनी है। यहाँ पर कोई भी मिनिमम वेजेस नहीं है। यस, वीज़ा के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन वेजेस के लिए कोई मिनिमम वेज पॉलिसी नहीं है। टूरिज्म के मामले में देखेंगे तो सिंगापुर वर्ल्ड की 5वीं सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली कंट्री है। और अगर हम जापान की बात करते हैं, सॉरी इंडिया की बात, एशिया की बात करते हैं, तो एशिया में सेकेंड नंबर की सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली कंट्री है। दुनिया में 5वें नंबर पे और एशिया में सेकेंड नंबर पर है। और यहाँ पर इसमें जो सिंगापुर के अंदर 4 भाषाएं चलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप सिंगापुर में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। सिंगापुर में 4 कौन कौन सी भाषाएं चलती हैं? एक तो इंग्लिश जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद में चाइनीज लैंग्वेज है, मैंडरिन, फिर मलय आती है और तमिल आती है। 4 लैंग्वेज बहुत आयत में बोली जाती है। और ख़ास तौर से तमिल लोग होते हैं, तमिल लोगों को जॉब बहुत ज़्यादा मिल जाती है सिंगापुर में, क्योंकि उनको तमिल भी आती है और इंग्लिश भी आती है, इसके लिए। और वहाँ पर बहुत सी कंपनियों के जो टॉप मैनेजमेंट है वो तमिल ही होते हैं। तो तमिल पीपल को इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है सिंगापुर जाने के लिए। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में सिंगापुर वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे आता है और एशिया में टॉप नंबर पे आता है। इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश बोलने में जो परफेक्शन है, वो देखेंगे एक लेवल है इंग्लिश का, तो सिंगापुर दुनिया में 6ठे नंबर पे आता है। एशिया में ओनली द 1 कंट्री सबसे टॉप नंबर पे आता है। हेल्थ केयर में 6ठे नंबर पे आता है वर्ल्ड WHO की रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिस वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे आता है और एशिया में नंबर 1 आता है। दोस्तों, सिंगापुर में जो कंपनीज होती है ना, वो कंपनी उनके नाम के आगे PT LTD लिखा होता है। सिंगापुर में कोई भी कंपनी होगी उसके आगे PT LTD लिखा होता है। ये आपके नॉलेज के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर कोई ऑफर लेटर वगैरह आता है तो आपको उस कंपनी के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पर PT LTD होता है। और अगर कंपनी लाइक प्राइवेट लिमिटेड नहीं है लेकिन बड़ा ग्रुप है, जैसे अपने यहाँ पर टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS होता है, ऐसे वहाँ पे भी कंपनी होती है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी के आगे PT LTD लिखा होता है। जॉब्स की बात करेंगे तो सिंगापुर में हॉस्पिटलिटी या टूरिज्म की जॉब मिल जाएगी। जॉब और स्टडी दोनों ही इन्हीं सेक्टर्स की होती है। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, लॉजिस्टिक सेक्टर में जॉब मिलेगी, सिविल कंस्ट्रक्शन में जॉब मिलेगी, इसमें स्टडी नहीं होती है। IT इंडस्ट्री के लिए भी जॉब स्टडी दोनों मिलेगा। मीन्स जॉब करेंगे तो जॉब और स्टडी, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक और IT सेक्टर में जॉब्स और स्टडी दोनों कर सकते हैं। वीज़ा यहाँ पर वर्क परमिट, एस पास और ई पास वीज़ा निकलता है। और इसमें टोटल अगर हम फॉरेनर वर्कर की बात करते हैं, सिंगापुर के अंदर टोटल जो वर्कर है, टोटल फॉरेनर, वो 14 लाख हैं। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सिंगापुर में। सिंगापुर में जो मैक्सिमम लोग काम करने आते हैं वो दुनिया के हर जगह से आते हैं, लेकिन सिंगापुर में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। उसमें इंडियन के वहाँ पर नेटिव भी बहुत सारे लोग हैं और वर्कर में भी उनके बहुत सारी संख्या है इंडियंस की। दोस्तों सिंगापुर में जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 60 लाख जैसी है। लगभग 60 लाख ऐसे हैं जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, और उसमें से 9% इंडियन है। मीन्स जो भी आप परसेंटेज निकालेंगे उसके हिसाब से आपको संख्या मिल जाएगी। दोस्तों सोचो, इतनी छोटी सी कंट्री, इतनी कम पॉपुलेशन, अगर हम देखते हैं इतनी कम पॉपुलेशन, तो हम किसी भी बड़ी सिटी को देखेंगे, दिल्ली में तो ऐसे 4 सिंगापुर बन जाएंगे, 3 सिंगापुर तो बन जाएंगे, लगभग बॉम्बे में 4 जैसे बन जाएंगे। सो दोस्तों बात ये है कि लेकिन वो कितनी डेवलप है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो भी बंदा प्लान कर रहा है उसको स्टडी करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सिंगापुर के बारे में अगर आपको पता होगा ज़्यादा, तो आप अपनी प्लानिंग को और अच्छी तरीके से कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप जो भी अपना R&D करोगे, R&D के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अब ये स्टडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक हम किसी भी चीज़ को एक उद्देश्य नहीं बना सकते, एक गोल नहीं बना सकते हैं। सिंगापुर के बारे में, कंट्री के बारे में आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं आपको सिंगापुर में स्टडी, जॉब और वहाँ पर रहने में कितना एक्सपेंस हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बाकी हर वीडियो में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों सिंगापुर एक छोटा सा देश है लेकिन डेवलप है। वहाँ पर 0% क्राइम, अगर हम इस शब्द को सुनते हैं तो काफ़ी चीज़ें नज़र में आती हैं। हम केस स्टडी करेंगे तो सेंटर पॉइंट बन सकता है। 0% क्राइम, अगर 0% क्राइम होगा तो वहाँ पर चोरी नहीं होती होगी, वहाँ पर क्राइम्स नहीं होते होंगे, वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित होती होंगी, वहाँ पर लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से गलत बिहेव नहीं करता होगा, वहाँ पर लाइक एक प्रकार से 0% क्राइम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। सिंगापुर रूल्स एंड रेगुलेशन में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर गलती करना मिस डेफिनेटली और पनिशमेंट मिलने वाला है। आप अगर डिसिप्लिन में चलने वाले हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी और सेफ कंट्री हो सकती है। फीमेल के लिए सिंगापुर बहुत अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल 100% सेफ है और उनके लिए एक अच्छा प्लेस हो सकता है, जॉब के लिए, स्टडी के लिए, रहने के लिए। दोस्तों और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके सैलरी कम मिलेगी तो प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाना चाहूँगा। दोस्तों कोई भी देश हो, कोई भी देश, हमें वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उतना पता नहीं होता जितना वहाँ रहने वाले लोगों को पता होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ कि सिंगापुर इज़ द कंट्री विद 0% क्राइम, मतलब सिंगापुर में अपराध है वो 0% है, तो आप सोच लो कि अगर यहाँ से किसी ने आपको भेजा प्रॉपर वैलिड जेन्युइन वीज़ा के साथ में, अगर आपका वीज़ा जेन्युइन है और अगर आपको यहाँ से वहाँ भेजा, तो ये मान लीजिए कि आपका वहाँ पर जो प्रोसेस है आप खुद यहाँ से कल्पना कर सकते हो कि सही होगा कि नहीं। क्योंकि सिंगापुर में ऑफर लेटर MOM निकालती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है वो आपका एम्प्लॉयमेंट टर्म्स क्लियर करती है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर आपका एम्प्लॉयमेंट टर्म्स क्लियर कर रही है कि बंदे को इस पोजीशन पर हायर किया गया है, उसको ये सैलरी मिलने वाली है, जब मिनिस्ट्री खुद इस चीज़ को बोल रही है तो आपकी सैलरी कम होगी। या खुद सोच लो, मीन्स किसी भी देश की मिनिस्ट्री अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से लेटर निकाल के देती है जिसको IP लेटर बोलते हैं, अगर IP लेटर में मिनिस्ट्री खुद इस चीज़ को मिस डिफाइन कर रही है कि आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है, अनाउंस कर रही है कि आपको इतनी सैलरी, ये प्रोफाइल मिलने वाली है, तो कोई भी कंपनी क्या आपको कम सैलरी दे सकती है, राइट।
चलो मान लीजिए एक प्रकार से मान भी लेते हैं कि देती दे भी दे, तो वहां पर एक बंदा बर्दाश्त कर लेगा, दो कर लेंगे, सबके सब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो कंप्लेंट कर ही देगा। और कंप्लेंट करेगा तो ऑब्वियसली कुछ इस चीज को एक क्राइम में मानेंगे, और क्राइम है तो फिर 0% कैसे हुआ? आप इस चीज को लिंक कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, सिंगापुर के बारे में कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने मुझे फर्जी ऑफर लेटर्स भेजे हुए हैं, और वो ऑफर लेटर को देखते हैं तो 100% फर्जी हैं, क्योंकि सिंगापुर में ऑफर लेटर इश्यू नहीं होते हैं। सिंगापुर में ऑफर लेटर जो इश्यू होता है वो एमओएम से निकलता है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, वो भी सेपरेट नहीं, वीजा के साथ में निकलता है। वीजा के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया कि हाउ टू चेक आईपी लेटर्स। दोस्तों, आईपीए लेटर में जो मेंशन होगा उसको सिंगापुर की गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, सिंगापुर की कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि लीगल जो अनाउंसमेंट है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको वो इग्नोर करेंगे तो लीगली उन्हीं को प्रॉब्लम होने वाली है। सो यहाँ पर कभी भी ये पॉइंट नहीं आने वाला है कि अगर आपको जो सैलरी दी है वो सैलरी से आपको कम दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो प्रोफाइल दी है वो प्रोफाइल मिलेगी आपको, लीगली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपको लीगल रहना है। अगर आप लीगल टर्म्स नहीं चलेंगे, नियम कायदे को प्रॉपर नहीं मानेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो सिंगापुर आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मिस 0% क्राइम है किसी के लिए भी। और मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैं एक मेरे ही एक मिस फ्रेंड है, वो सिंगापुर गए थे, उनका पर्स बस में छूट गया था, पर्स जिसमें उनका कुछ पैसा भी था, आईडी कार्ड वगैरह सब था, पर्स बस में छूट गया था। उन्होंने कंप्लेंट की पुलिस में, 2.5 घंटे के अंदर वो पर्स उनको वापस मिल गया था। इस पूरे उदाहरण को सोचेंगे कि कोई भी एक बंदा है, उसका पर्स बस में छूट जाता है, वो कंप्लेंट करता है, उसके बाद 2.5 घंटे के अंदर पर्स उसको मिल जाता है। तो इस चीज़ से क्या साबित होता है कि वहाँ पर क्राइम नहीं होता है। सिंगापुर बहुत अच्छी कंट्री, क्लीन है, साफ सुथरी है। अब वहाँ पर क्या होता है कि महंगा थोड़ा है, महंगा है तो वहाँ पर हर चीज़ महंगी है और सैलरी भी अच्छी है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं और खर्चे की बात करते हैं, तो सैलरी उनको जो WP वर्क परमिट में जो सैलरी मिलती है ना, वो मिनिमम $550 मिलती है। $550 सैलरी मिलना ही है, कंफर्म है। और ओवर टाइम मिला के जो 12 घंटे की ड्यूटी होती है उसमें 900, 1000, 1100, 1200 जो जैसी मेहनत करना चाहता है उसको मिल सकती है। मीन्स कोई भी मेहनती बंदा होगा वो 50,000 आराम से कमा सकता है सिंगापुर में, नॉर्मल प्रोफाइल्स में भी। अगर कोई स्किल्ड है, ग्रेजुएट है, तो वो 70, 80, 90, 1 लाख, और फिर ऊपर लिमिट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऊपर की लिमिट कितनी भी हो सकती है बंदे की नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी करंट सैलरी के हिसाब से। अब वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी आती है? जैसे दुनिया में किसी भी देश में जाओ तो आप जो भी आपको सैलरी मिलती है उसका एक्स अमाउंट आपके रहने पर जाता है खर्च, एक्स अमाउंट आपके खाने पे खर्च होता है, एक्स अमाउंट आपके उस पर जाता है पॉकेट मनी के ऊपर, और बाकी का अमाउंट आप सेविंग करते हैं। वैसे ही सिंगापुर में जो है, हम अगर बात करें इंडिया और सिंगापुर के ऊपर कंपेयर करते हैं ना, तो इंडिया और सिंगापुर में अगर हम मंथली एक एक्सपेंस की बात करें, एकोमोडेशन की, जो वहाँ पर डोरमेट्री सिस्टम होता है, बेड सिस्टम, वहाँ पर आपको 120 से लेकर 150, पौने 200, 200 तक की रेंज में डोरमेट्री सिस्टम मिल जाता है। या फिर आप अपार्टमेंट में अगर कंबाइंड रूप में रहते हैं तो भी आपका इतने में काम हो सकता है, लेकिन ये काम चलाओ सिस्टम होते हैं। अगर आपको थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना है तो फिर ये जो बजट है ना, ये शेयरिंग में जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, 250, 300, 400, 450, 500 तक भी जा सकता है। जितने भी आप अच्छे लेवल पर जाएंगे उतना ही प्रॉपर्टी का रेंज बढ़ता जाएगा और आपका बजट बढ़ता जाएगा, लेकिन फैसिलिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर किसी 2 BHK में आप रहेंगे, बड़े से स्पेस में रहेंगे, वहाँ पर 4 लोग ही रहेंगे, तो 4 लोग ही रहेंगे, लेकिन वो महंगा पड़ेगा, लेकिन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। डोरमेट्री में आपको कम जगह मिलेगी, अपार्टमेंट में भी थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन कम मिलेगा। सो जैसा आपका बजट है वैसे आप वहाँ पर रह सकते हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि मतलब लोग सिर्फ घूमने आते हैं वही लोग रहते होंगे, वहाँ पर वो लोग भी रहते हैं जो लॉन्ग टाइम काम करते हैं, जिनको कम सैलरी मिलती है। सो किसी भी देश में जाएंगे, सैलरी का लगभग, अगर मैं ऑन एवरेज रफ आइडिया देता हूँ ना, तो रफ आइडिया ये होता है कि सैलरी का 15 to 20% लोग अपने स्टे पर खर्च करते हैं, जो कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज हर देश में लगभग समान है। 15 to 20 या 25% लेकर चलो, 15 to 25% के बीच में एक्सपेंस खर्चा होता है उनके एकोमोडेशन के ऊपर। और फूड की बात करते हैं तो फूड में जैसे अगर हम सिंगापुर की बात करें तो लगभग 80 से लेकर 120 के बीच में, $120 के बीच में, $80 से $120 के बीच में
आपके फूड का अरेंजमेंट हो सकता है। सो अगर हम टोटल एवरेज लगाते हैं तो टोटल जो आपको जो भी सैलरी मिलती है उसका 10% जैसा फूड पे जाता है। तो सिंगापुर में अगर हम सेम एवरेज लगाते हैं तो सैलरी का लगभग 30 से 35% भाग आपका आपके रहने और खाने पे खर्च होने वाला है। 5% मान लीजिए आपके पॉकेट मनी में खर्च होगा, मीन्स 40% जैसा 35 से 40% आप खर्चा करेंगे तो बाकी का आपका बचने वाला है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एकोमोडेशन पे आपको खर्चा नहीं करना है, क्योंकि सभी कंपनियां एकोमोडेशन देती ही हैं। और इसके अलावा आपको खाने पे खर्चा नहीं करना है, क्योंकि सभी कंपनियां खाना भी देती हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप स्टडी वीजा पे जाओ तो आप इसकी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हो, जो भी मैंने आपको रेंज दी उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो। अब कितने बजट में आपको एकोमोडेशन लेना है और कैसे आपको फूड का अरेंज करना है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है कंपनी टेकिंग केयर सबकी करती है, लेकिन शुरू के टाइम जो बंदा विजिट करने जाते हैं या जो स्टडी पे जाते हैं या फिर वहाँ विजिट पे जाके जॉब सर्च करके फिर करते हैं, तो उनके लिए एक्सपेंस का जो एक रफ आइडिया है अगर रहेगा तो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी अभी इस टाइम पर जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, जिसमें कोई भी कंपनी, मैक्सिमम कंपनीज की कैंटीन अभी बंद है। कैंटीन बंद होने की वजह से उनको अभी फूड फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मीन्स कंपनी के अंदर उनको खाना अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि कैंटीन बंद है। और ये सिचुएशन धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। जब भी क्वारंटाइन वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी उसके बाद ही कैंटीन वाली फैसिलिटी चालू हो जाएगी। तो अभी इस टाइम पर मिस कैंडिडेट को फूड अरेंज करना पड़ रहा है, आने वाले टाइम पर उनको फूड अरेंज नहीं करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि जब जैसे जो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तो वहाँ पर जो 14 डेज का जो क्वारंटाइन होता है ना, वो अभी जो भी पीरियड 14 डेज का और कुछ टाइम का घर का होम क्वारंटाइन होता है ना, ये सभी जो मिस एक्सपेंस होता था ना, वो एक्सपेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी अगर कोई बंदा कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहा है तो जिस कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो लोग क्वारंटाइन का पैसा खुद बियर करते हैं, मीन्स कंपनी वाले बियर करते हैं, कैंडिडेट को पे नहीं करना पड़ता है। और लेकिन अगर कोई स्टडी पे जाने वाला है तो कॉलेज बियर नहीं करता है, वो एक्सपेंस कैंडिडेट को करना पड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन कॉमन है जो जॉब सीकर और स्टडी दोनों के लिए लाभदायक रहेगी। सो दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं सब जगह का कैलकुलेशन करूं, आप किसी भी देश को लेके प्लान कर सकते हो, उसमें से देखेंगे जो एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस की वैसे कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं बात करूं वडोदरा की, तो वडोदरा के अंदर आपको 200-300 रुपये में भी स्टे को मिल सकता है और वहाँ पर 10,000 में भी स्टे को मिल सकता है। डिपेंड ऑन योर बजट, आपका बजट कैसा है। लेकिन आपका जैसा भी बजट है सब्सटीट्यूट आपको जरूर मिलेगा। सिंगापुर में आप जाएंगे अगर आपका कम बजट है तो आपको 80 से 100 के बीच में आपको खाने का मिल जाएगा और 150 के लगभग में आपका रहने का आराम से हो जाएगा। अरेंजमेंट कन्फर्म इतना हो जाएगा। कन्फर्म मतलब आपको फाइंड करना पड़ेगा। और बाकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। और सैलरी की बात करेंगे तो वर्क परमिट के लिए जो सैलरी मिलती है वो 550 मिलती है। 550, 600, 650, 700, 750 इतने रेंज में सैलरी मिलती है। और उसके ऊपर जो करते हैं वो ओवर टाइम मिलता है। अच्छा, कंपनी अगर आपको ओवर टाइम की बोलती है तो 4 घंटे का ओवर टाइम आपको मिलता ही मिलता है। उससे ऊपर का ओवर टाइम आपके पोटेंशियल के ऊपर है और वहाँ अवेलेबिलिटी के ऊपर है। राइट, सो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्क परमिट का ये रहा। एसपास के लिए जो रेंज होती है जनरली 2500 मेंशन होता है कि एक नियम के हिसाब से, लेकिन वो टोटल सीटीसी की बात करते हैं। टोटल सीटीसी 500 मीन्स 2500 जैसा होता है। लेकिन अगर उसको अगर हम एक प्रकार से ब्रेकअप बनाते हैं तो मीन्स कुछ कंपनियां 1400 भी देती हैं, 1500 भी देती हैं, 1600 भी देती हैं, कभी कभी वो 1300 भी दे सकती हैं। वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक प्रकार से उनको सीटीसी मिला के वो 2500 जैसा कर देते हैं। तो जो सैलरी का रेंज है मिनिमम भी पकड़ते हैं तो 1300 तो मीन्स अगर 1300 भी मिलता है तो 70,000 जैसा तो कम से कम होगा। 70,000 से ऊपर ही हुआ तो 70,000 से ऊपर की सैलरी स्टार्टिंग होती है। किसी 70, किसी के 75, किसी के 80, किसी के 90। सैलरी में उधर कोई मिनिमम वेज नहीं है कि फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही मिलना है, कंपनी डिसाइड करेगी। राइट, जैसे अपने यहाँ पर है कि 10,000 से कम नहीं देंगे, कम देंगे अगर लेबर लॉ में लेबर कैटेगरी उसमें कोर्ट में अगर केस करेंगे तो उसका वो हो जाता है। लेकिन सिंगापुर में ऐसा कोई रोल नहीं है मिनिमम वेज का। आपने एग्री किया उस सैलरी पे और कंपनी ने आपको वो ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया तो बस बराबर है, इसमें किसी कोई गलती नहीं है।
ठीक है। तो वहाँ पर कम से कम भी है और ज़्यादा से ज़्यादा भी है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एम्प्लॉयर के पास में काम कर रहे हो और आपके वीज़ा की कैटेगरी कैसी है। ई पास जिनके पास होता है उनके पास और ज़्यादा इनकम होती है, फ्रीडम ज़्यादा होती है। सो दोस्तों, इसके बारे में वैसे भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कई वीडियो में दे चुका हूँ मैं, लेकिन आज मुझे लगा कि सिंगापुर के बारे में शुरू से लेकर अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर किसी को पता होगा कि सिंगापुर है वो एशियन कंट्री है, और सिंगापुर जो मीन्स सिंगापुर का इतिहास मान लीजिए या सिंगापुर शब्द को देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक भारतीय सभ्यता से प्रभावित है। इसलिए जो लोग हैं मीन्स अपने इधर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर एक अच्छी कंट्री है और एशियन कंट्री है, जो कि सेकंड प्रिफर्ड कंट्री मान लीजिए। वैसे तो अभी प्रिफर्ड ही है, सबसे मोस्ट प्रिफर्ड मान लीजिए, क्योंकि जापान में लोग कम जाते हैं, विलिंग तो होते हैं लेकिन प्रोसेस टफ होता है इसके लिए। तो एशिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया मीन्स जॉब के लिए जाने वाली कंट्री एक प्रकार से सिंगापुर ही है। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट पर जानकारी चाहिए जिसके बारे में हमें वीडियो बनाना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हम अगला वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। और आने वाले टाइम पर हम दुबई के बारे में तो आपको सबको ही पता है, मलेशिया के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी मलेशिया के बारे में होगी, मलेशिया की हिस्ट्री के बारे में, मलेशिया में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मलेशिया किस लेवल पे है, और वहाँ पर एजुकेशन तो कम है लेकिन जॉब के लिए क्या क्या स्कोप है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।